नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन प्रश्नों को जो हमारे लिए आने वाली परीक्षा जो नेट की परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। और ये सभी प्रश्न प्राचीन भारत और हमने विजयनगर एम्पायर के ऊपर रखे हैं आज। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे चालुक्य चोल डायनेस्टी, जिसको हम छोड़ दिया करते हैं, बहुत लोग इसको नहीं पढ़ते और यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो चलिए समय नष्ट किए बिना अपना पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। किस पल्लव शासक ने चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया? विच पल्लवा रूलर डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? महेंद्र वर्मन वन, नरसिंह वर्मन वन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये जो युद्ध हुआ है, अगर आप समय याद हो, अगर आपको पुलकेशिन का जो टाइम पीरियड अगर आपको याद हो, तो उस समय नरसिंह वर्मन का ही शासन था। नरसिंह वर्मन ने इसको हराया है और नरसिंह वर्मन ने 630 से 668 के बीच में शासन किया है। और इसने इसको हराने के बाद, क्योंकि जो चालुक्य पुलकेशिन था इसकी राजधानी वातापी थी, तो इसको हराने के बाद इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक उपाधि भी धारण की जिसका नाम है वातापी कोंडा, यानी कि वातापी को जीतने वाला। वातापी कोंडा नाम की उपाधि भी ये धारण करता है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है, किसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के कवि भारवी को किस शासक ने प्रश्रय दिया? इसमें कौन सा ऐसा शासक था जिसने, जो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं भारवी, उनको पैट्रनाइज किया? सिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन वन, सिंह विष्णु, कीर्ति वर्मन। तो इसमें आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। थोड़ा सा मैं आपको भारवी के बारे में बता देता हूँ। ये बात हो रही है कुछ 575 से 600 AD के बीच में। पल्लव शासक है सिंह विष्णु, जिसके बाद महेंद्र वर्मन वन आते हैं और उसके बाद फिर नरसिंह वर्मन वन आते हैं। तो ये जो भारवी जो हमारे कवि हैं, प्रसिद्ध कवि, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक रचना लिखी है, कीरत अर्जुनियम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कीरत अर्जुनियम किसके द्वारा लिखी गई रचना है, या फिर जो प्रश्न आपसे पूछा कि भारवी किस शासक के अंतर्गत थे, या भारवी को किसने पैट्रनाइज किया। तीसरा प्रश्न है, चोलकालीन राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक को क्या कहा जाता था? पर्सनल बॉडीगार्ड्स को चोलास के क्या कहा जाता था? वेलेकार, करूमी, ककाणी, शेरुतम। तो ये जितने टर्म्स हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या हैं। ये जो ककाड़ी हैं, ककाड़ी लेखा विभाग के जांच के लिए केंद्रीय अधिकारी है, एक सेंट्रल ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है ड्यूरिंग चोलास। और ये क्या करता है? ये लेखा विभाग का अधिकारी, लेखा विभाग की जांच करता है। इसके बाद जो हमारे शेरुतम हैं, ये निम्न श्रेणी के अधिकारी हैं, मतलब लोअर लेवल ऑफिसर्स हैं। ये लोअर लेवल ऑफिसर्स को हम बोलते हैं शेरुतम ड्यूरिंग चोला। इसके बाद करूमी है। करूमी जो है ये राज आज्ञा को कागज पत्रों में लिखने वाला है, मतलब ये एक तरह से लिपिकर है। और इसका आंसर है हमारा वेलेकार। वेलेकार जो है ये राजा का उस समय जो व्यक्तिगत अंगरक्षक था उसको वेलेकार बोलते थे। आपने यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न के ऊपर, जो कि फिर से हमारा है चोल के ऊपर। और ये इस समय ये जो प्रश्न है चोलास के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। मैं बताऊंगा आपको क्यों, क्योंकि ये पंचायती राज से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। परांतक वन का एक उत्तर मेरु अभिलेख है, तो इससे आपको चलिए क्वेश्चन में ही एक जानकारी मिल जाती है कि उत्तर मेरु अभिलेख किसका है, परांतक वन का है। इसके अनुसार एक कार्य समिति थी उनकी, जिसके सदस्यों के लिए जो योग्यता उन्होंने निर्धारित करी वो हमें बतानी है। इनमें से जो हमने योग्यताएं लिखी हैं, इसमें से कौन सी योग्यता गलत है? मतलब उन्होंने बहुत सारी योग्यताएं निर्धारित करी थी समिति में सदस्यों को शामिल करने के लिए, तो उसमें से हमको बताना है कौन सी योग्यता नहीं है। पहली, 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए उस सदस्य की। उस सदस्य का अपनी ज़मीन पर अपना घर होना चाहिए। वो सदस्य एक वेद तथा उसके भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए। और पांचवा कहता है पिछले 5 वर्षों से वो संबंधित वरीयम के लिए चयनित ना हुआ हो।
तो इन पांचों में से, इन चारों में से कौन सा हमारा गलत है? तो इसमें अगर हम देखें तो 35 से 30 आयु होनी चाहिए, एकदम सही है। अपनी ज़मीन पे उसका अपना अधिकार होना चाहिए, ये भी उसकी एक योग्यता होनी चाहिए थी। और एक वेद का रचयिता भी होना चाहिए था। पिछले 5 वर्ष नहीं है, इसमें ये हो जाएगा पिछले 3 वर्ष, इसलिए ये गलत है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो योग्यता है वो पिछले 3 वर्षों के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि पिछले 3 वर्षों में वो संबंधित वारियम के लिए चयनित ना हुआ हो। और इसके अलावा इसमें एक और योग्यता ये भी जोड़ी गई थी कि उसका कोई भी निकटतम संबंधी किसी और कार्य समिति का या उप कार्य समिति का सदस्य भी ना हो। तो ये बहुत सारी एलिजिबिलिटी हैं। प्रेजेंट डे इलेक्शंस में आप देखते होंगे एलिजिबिलिटी होती हैं, उसी तरह से ये एलिजिबिलिटी बनाई गई थी, उनके कार्य समिति के लिए योग्यता बनाई गई थी। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल आता है। 5वां प्रश्न है, भीनमल किस खगोलविद का जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? भीनमल जो है वो कौन से एस्ट्रोनॉमर की बर्थ प्लेस है, फेमस है ये? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर। इसका आंसर दोस्तों है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म 590 में हुआ था और इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत भी लिखा है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो भीनमल से जुड़े हुए हैं ब्रह्मगुप्त। इन चोल शासकों को कालक्रम में लगाना है। अरेंज दीस चोला रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। राजाधिराज, अधिराजेंद्र, वीर राजेंद्र और ये कल नहीं है, ये गलत छप गया है इसमें, ये होगा कोलुतुंग। कोलुतुंग प्रथम है ये, कोलुतुंग। तो ये कोलुतुंग प्रथम है और इसको हमें ऑर्डर में लगाना है, राजाधिराज, अधिराजेंद्र, वीर राजेंद्र और कोलुतुंग प्रथम। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आएगा राजाधिराज। राजाधिराज आएगा। राजाधिराज को सोमेश्वर ने कोप्पम के युद्ध में हरा दिया था और उसके बाद इसका बेटा राजेंद्र द्वितीय आता है, जो कि इसमें नहीं है। तो राजाधिराज कोप्पम के युद्ध में हारता है सोमेश्वर के द्वारा। उसके बाद अधिराजेंद्र आ जाएगा, उसके बाद वीर राजेंद्र आ जाएगा और वीर राजेंद्र के बाद अधिराजेंद्र और अंतिम में कोलुतुंग प्रथम आएगा, जिसने इससे ये शासन छीन लिया था, हड़प लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ACBD, थर्ड ऑप्शन। चोल शासकों के विषय में गलत का चयन करें। चूज द रॉन्ग अमंग चोल रूलर्स। इनका राष्ट्रीय चिन्ह बाघ था। वर्तमान पंचायती राज इन्हीं की देन है। इनका उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है और इनकी भाषा संस्कृत और तेलुगु थी। तो इनका राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि इनका जो नेशनल एम्बलम है वो टाइगर है, बाघ है। इनकी देन है पंचायती राज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इनका उल्लेख जो है अष्टाध्यायी में मिलता है, महाभारत में भी मिलता है चोलों का। और इनकी भाषा संस्कृत तो थी लेकिन इनकी भाषा तेलुगु नहीं थी। तो तेलुगु की जगह पे इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी तमिल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि संस्कृत के साथ तमिल थी इनकी भाषा। इनमें से कौन से राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन और महावीरचार्य को प्रश्रय दिया? ये दोनों के दोनों जो थे ये जैनिज्म थे। जिनसेन और महावीरचार्य, इनको प्रश्रय किस राष्ट्रकूट शासक ने दिया है? गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, ध्रुव और कृष्ण द्वितीय। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिनसेन की एक रचना है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आदि पुराण। इन्होंने आदि पुराण लिखी है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, आदि पुराण किसकी रचना है? जिनसेन की रचना है आदि पुराण। और अमोघ वर्ष के समय में ये अमोघ वर्ष के दरबार में है जिनसेन। और अमोघ वर्ष खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान था, जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने कन्नड़ भाषा में अमोघ वर्ष ने क्या लिखा है? कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा में लिखा है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में भाषा भी पूछ लेते हैं। कवि राजमार्ग लिखी है इसने, और कौन सी भाषा में लिखी है? तो वो कन्नड़ भाषा में लिखी है। तो कन्नड़ भाषा भी याद रखिए। अमोघ वर्ष के समय में जिनसेन और महावीरचार्य थे। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के विषय में हमें गलत का चयन करना है। पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में उन्हें सकल उत्तरापत नाथ कहा गया है। बाण भट्ट ने इन्हें सभी देवताओं का अवतार कहा है। सोनीपत से मिले सोने के सिक्कों में हर्षवर्धन नाम उत्कीर्ण मिलता है। और चीन से 4 दूत मंडल हर्ष के दरबार में आए।
तो ये अगर आपको पता होगा ऐहोल अभिलेख, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं। और ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति द्वारा जो मेघूती मंदिर में रवि कीर्ति का जो प्रशस्ति है वो हमको मिलती है, और उसके ऊपर हम चर्चा भी कर चुके हैं कि रवि कीर्ति ने अपने आप को किस तरह से कालिदास और भारवी से भी उसमें कंपेयर किया है। बाण भट्ट जो कि हम जानते हैं हर्षवर्धन के समय में थे, हर्षवर्धन की इन्होंने जीवनी भी लिखी है और इन्होंने सभी देवताओं को इनको अवतार भी कहा है, इनकारनेशन ऑफ ऑल गॉड्स कहा है। सोनीपत से हमको कुछ ऐसे सिक्के भी मिलते हैं जिसमें हमको हर्षवर्धन नाम उत्कीर्ण मिलता है। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा डी, चीन से 4 दूत मंडल हर्ष के दरबार में आए। इसमें देख लेते हैं गलत क्या है। चीन से एक्चुअली 4 दूत मंडल नहीं आए थे, दूत मंडल 3 आए थे, और जो तीसरा दूत मंडल था वो भी तब पहुंचा जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। तो अगर देखें तो जीवन काल में तो केवल इसके 2 ही दूत मंडल आते हैं और तीसरा जो है वो मृत्यु उपरांत आता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 10th क्वेश्चन है, भागवत धर्म के इतिहास के विषय में गलत का चयन करें। चूज द रॉन्ग वन अबाउट हिस्ट्री ऑफ भागवत रिलीजन। पहला ऑप्शन है, नानाघाट अभिलेख में वासुदेव और संकर्षण को पूजन का उल्लेख है। वासुदेव और संकर्षण मतलब ये कृष्ण और बलराम की बात कर रहे हैं। दूसरा है, गुप्त काल इस धर्म का चरमोत्कर्ष के लिए जाना जाता है। तीसरा है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किया। चौथा है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने ग्वालियर अभिलेख में खुद को वराह अवतार घोषित किया है। तो अगर हम देखें, सबसे एकदम सीधा सीधा इजी सा दिख रहा है इसमें, एलोरा में जो दशावतार मंदिर बना है, जो बना है गुफा संख्या 15 में दशावतार मंदिर, इसको राष्ट्रकूटों ने तो बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, लेकिन इसको ध्रुव ने नहीं बनवाया। इसको किसने बनवाया है? इसको बनवाया है दंती दुर्ग ने। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दशावतार मंदिर बनवाया है दंती दुर्ग ने, और ये एलोरा में गुफा संख्या 15 में मिल जाता है। वॉट वॉज द कैपिटल ऑफ उत्तरापथ ड्यूरिंग अशोकास टाइम। अशोक के समय में उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या सुवर्णगिरी। तो ये उसके अगर हम देखें अशोक के समय में तो 5 प्रांतों में पूरा का पूरा उसका साम्राज्य विभाजित था, जिसमें जो सुवर्णगिरी थी ये दक्षिण की राजधानी थी, यानी कि साउथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो ये थी प्राच की राजधानी, प्राच बोलते हैं, प्राच की राजधानी थी। तक्षशिला जो है ये हमारी है उत्तरपथ की राजधानी, और उज्जैनी है अवंती की राजधानी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है उत्तरापथ। कई बार मैच द फॉलोइंग में भी डाल सकते हैं आपको, इसलिए मैंने सबका बता दिया है। एक तरफ हो सकता है आपको दे दें उसके प्रांत, जैसे उत्तरापथ है, दक्षिण पथ है, प्राच है, अवंती है, और दूसरी तरफ राजधानियाँ दे दें। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। 12वां प्रश्न है, कौटिल्य की उल्लिखित सेना के 6 विभाजन में से स्थायी सेना को क्या कहा गया है। मतलब ये पूछ रहा है कि कौटिल्य ने जो सेना है उसको 6 भागों में विभाजित किया था, उसके 6 तरह के रूपांतरण उसने बताए थे। उसमें से जो स्थायी सेना है, जो परमानेंट आर्मी है, उसको कौटिल्य ने क्या कहा है? श्रेणी बल, मौल, भर्तक, आठवीं बल। ये 8वीं बल जो है ये है फॉरेस्ट की आर्मी, फॉरेस्ट आर्मी है, आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य के समय में बहुत, कौटिल्य जो हम बात कर रहे हैं मौर्य एम्पायर में, उस समय जो सेना है उसको बहुत ज़्यादा विभाजित किया गया था इस तरह से अलग अलग। और 8वीं बल जो है ये हो गया फॉरेस्ट की आर्मी। इसी तरह जो भर्तक है, भर्तक एक तरह से रेंटेड आर्मी है, मतलब उसको किराए पे लिया गया, एक ऐसी सेना जिसको किराए पे लिया गया है। तो रेंटेड आर्मी हो गई हमारी भर्तक। मॉल जो है ये हमारा आंसर है, ये है परमानेंट आर्मी मॉल। और जो श्रेणी बल है, श्रेणी बल इसके अलावा एक तरह की और आर्मी बताई गई है। श्रेणी बल जो है ये युद्धों पे जीतती है, तो इट लिव्स ऑन वॉर। युद्धों पे जीने वाली, युद्धों पे अपना गुजर बसर करने वाली जो है वो श्रेणी बल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉल। परमानेंट आर्मी जो स्थायी सेना जिसको बोला गया है वो मॉल को बोला है कौटिल्य ने। गुप्तकालीन करों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ दीज गुप्ता पीरियड टैक्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
अब ये पूछा जाता है गुप्तकालीन बहुत सारे करों के बारे में भी पूछते हैं, बहुत सारे अधिकारियों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उस समय जो सोसाइटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी और उसमें बहुत ज़्यादा विभाजन हो चुके थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल सोसाइटी हो गई थी। तो इसमें पूछा गया है कौन सा, एक तरफ टैक्स दिए हुए हैं उसकी व्याख्या दी हुई है, कौन सा सही उसको नहीं समझाता। उद्रंग, भूमि के स्थायी किसानों पर कर, वातभूत, युद्ध के समय सेना के लिए लिया जाने वाला कर, सी ऊपरी कर, अस्थाई किसानों पर कर, और भाग जो है भूमि कर। तो अगर हम देखें भाग जो है भूमि कर एकदम सही है। और जो हमारा वातभूत है, वातभूत जो है ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर नहीं था, बल्कि ये लिया जाता था जब आपको किसी रेन गॉड की वर्शिप करनी है, मतलब उपासना करनी है बारिश के देवता की। तो दिस इज फॉर वर्शिपिंग रेन गॉड। बारिश के देवता की उपासना के लिए हमसे लिया जाने वाला जो कर था वो था वातभूत। तो इसका आंसर हो जाएगा वातभूत। उद्रंग जो है ये भूमि के स्थायी किसानों पर कर है, भूमि कर जो है उसको भाग बोलते हैं। और अस्थायी किसानों पर जो लिया जाने वाला कर था, जिसको हम बोलते हैं कि अगर किसी किसान को के पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरे के खेतों में जाके अगर अपनी किसानी कर रहा है, अपनी कृषि कर रहा है और वहाँ से अपना जो जितना भी उसका प्रोड्यूस है, जितनी ईल्डिंग है, जितना उपज है वो ले रहा है, उसके ऊपर जो कर लगता था उसको ऊपरी कर बोलते थे। इसके अलावा जो हमारा अगर जो ये दिया हुआ है युद्ध के समय में सेना से लिया जाने वाला, सेना के लिए लिया जाने वाला कर, ऐसा भी कर लिया जाता था, लेकिन इसको वातभूत नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे अवलगक। तो सेना के लिए जो लिया जाने वाला कर था उसको बोलते थे अवलगक। वातभूत जो है ये किसी बारिश के देवता की उपासना के लिए कर जो लिया जाता है कृषकों से वो है। और भाग और उद्रंग आपको बता ही दिए मैंने। 14वां प्रश्न है, इनमें से किस चालुक्य शासक ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या की थी? विच चालुक्य रूलर कमिटेड सुसाइड बाय ड्राउनिंग इन तुंगभद्रा रिवर? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सत्याश्रय, सोमेश्वर प्रथम, तैलाप द्वितीय और जयसिंह द्वितीय। ये सोमेश्वर प्रथम ने की थी डूब की हत्या। और इसने एक और काम किया है, इसने अपनी राजधानी को भी शिफ्ट किया है। कहाँ से? मान्यखेत से। मान्यखेत राजधानी से इसने राजधानी शिफ्ट की कहाँ? कल्याणी। तो ये भी प्रश्न कई बार बन सकता है। मान्यखेत से कल्याणी कौन चालुक्य शासक राजधानी लेके आया? कल्याणी के इनको चालुक्य भी बोलते हैं। तो मान्यखेत से कल्याणी लेके आने वाला सोमेश्वर प्रथम है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के विषय में गलत का चयन करें। चूज द रॉन्ग अबाउट राष्ट्रकूट रूलर इंद्र थर्ड। कन्नौज को इसने पुनः जीता, प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया, अरब यात्री अल मसूदी इसी के समय भारत आया, और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर इसने बनवाया। अब इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और हम सबको पता है ये किसने बनवाया है। ये बनवाया है कृष्ण ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने बनवाया है, ना कि इंद्र ने। तो सीधा सीधा आंसर हमको यही हो जाता है। हालांकि अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो इस पर गौर करें अगर, तो कन्नौज को इसने पुनः जीता था और इसने अपना साम्राज्य जो है इस तरह से फैलाया था। इसके बारे में बोला जाता है कि इसके घोड़ों ने प्रयाग में जाके अपनी प्यास बुझाई, यानी कि इसकी जो सेना है वो प्रयाग तक पहुंच गई थी, इलाहाबाद तक पहुंच गई थी। तो कन्नौज को इसने पुनः जीता था, प्रतिहार शासक महिपाल को भी पराजित किया था, और अरब यात्री अल मसूदी भी इसी के समय में भारत आता है। इनमें से किन विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम से की है? विच फॉरेन ट्रैवलर हैज कंपेयर्ड विजयनगर एम्पायर विद रोम? निकोलो कोंटी, डोमिंगो पायस, नूनिस और सीजर फेडरर। अब इसमें जो डोमिंगो पायस है ये आया है पुर्तगीज, ये पुर्तगाली है, इसी इसका आंसर यही है। ये कृष्णदेव के समय आया था। कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में दो यात्री आते हैं, एक तो डोमिंगो पायस आता है, दूसरा बारबोसा आता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, प्रश्न डाला हुआ है इसमें, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल डोमिंगो पायस ने विजयनगर एम्पायर की तुलना जो है
ये की है इसने रोम से। और इसने एक और चीज़ बोली है, इसने यहाँ पे नवरात्रि के जो फेस्टिवल होता है उसका भी इसने उल्लेख किया है। और इसने ये भी बोला है कि विजयनगर अंपायर के हर एक गली में एक मंदिर हुआ करता है। तो इस तरह से इसने बहुत ज़्यादा विजयनगर अंपायर के बारे में बताया, समृद्धि के बारे में बताया है। अब ये प्रश्न आ गया है, इसमें विजयनगर अंपायर में जितने भी फॉरेन ट्रैवलर आए थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। बारबोसा है, निकोलो कोंती है, डोमिंगो पायस है और अब्दुल रज़ाक है। हालांकि ये बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आप बहुत आसानी से इसको अरेंज तो कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। निकोलो कोंती कब आता है? ये आता है 1420 में। 1420 में आता है देवराय प्रथम के समय में। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि कौन किस शासक के समय में आया। देवराय प्रथम के समय में आता है और ये स्लेवरी का यहाँ पे उल्लेख करता है, यानी कि दास प्रथा का यहाँ पे उल्लेख करता है निकोलो कोंती। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा निकोलो कोंती। सेकंड आता है हमारा यहाँ पे अब्दुल रज़ाक आता है। अब्दुल रज़ाक आता है किसके समय में? अब्दुल रज़ाक आता है देवराय द्वितीय के समय में, 1443 में। 1443 देवराय द्वितीय। और इसकी खासियत है कि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट का मेंशन करता है, मतलब एक सचिवालय का उल्लेख करता है। तो सेक्रेटेरिएट के साथ जुड़ा हुआ है देवराय द्वितीय के समय आने वाला यात्री अब्दुल रज़ाक। और ये अब्दुल रज़ाक आया है कहाँ से? ये आया है फारस से। निकोलो कोंटी कहाँ से आया है? ये आया है इटली से। इसके बाद बारबोसा और डोमिंगो पायस, ये दोनों ही के दोनों पुर्तगीज़ हैं। तो हमारे पास बी के बाद आ जाएगा डी, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ए, और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा कृष्णदेव राय, यानी कि कृष्णदेव राय के समय में डोमिंगो पायस सबसे आखिरी में। तो कृष्णदेव राय के समय में डोमिंगो पायस भी आता है, बारबोसा भी आता है। डोमिंगो पायस का मैंने आपको बता दिया था। बारबोसा ने सती प्रथा का उल्लेख किया है, सती प्रथा का उल्लेख किया। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा निकोलो कोंटी, फिर अब्दुल रज़ाक, फिर बारबोसा और फिर डोमिंगो पायस, ऑप्शन 3। 18वां प्रश्न है, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण में कौन सा राज्य मित्रता में शामिल नहीं हुआ था? मतलब एक ऐसी इनकी एक पूरा एक गुट बना था दक्षिण के राज्यों का। जितने भी मुस्लिम साम्राज्य बहमनी से टूट के बने थे उन सब ने एक गुट बनाया था विजयनगर एम्पायर के खिलाफ। तो उनमें से ऐसा कौन सा स्टेट था जो नहीं शामिल हुआ था, जो नहीं मिला था? तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम रक्षस तांगड़ी का भी युद्ध बोलते हैं, और ये लड़ा गया है 1565 में। 1565 में लड़ा गया है ये। और जितने भी हमने अभी तक यात्री देखे थे जो विजयनगर एम्पायर में आए, उन यात्रियों में से सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक नाम देखा था, सीजर फेडरिक, सीजर देखा था। तो वो जो सीजर जो यात्री है, ये विजयनगर एम्पायर में इस तालीकोटा के युद्ध के बाद आता है। तो जितने भी इससे पहले यात्री आए थे उन्होंने इसकी संपन्नता के बारे में लिखा है, लेकिन इसने लिखा है उसके टूटे हुए अवशेषों के ऊपर, और इसने उसको बहुत ही अच्छे से इसने विस्तृत विवरण भी दिए हैं। और इसी के ऊपर एक पुस्तक है रॉबर्ट सोवेल की। थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं। रॉबर्ट सोवेल की एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अ फॉरगॉटन एम्पायर। ये इसी युद्ध के ऊपर लिखी हुई है और इसी युद्ध के बाद जो हश्र हुआ है उसके ऊपर लिखी हुई है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हालांकि इस प्रश्न पे अगर हम वापस आएँ तो इसमें ऑप्शन दिया है बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। इसमें से अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और एक और स्टेट था बीदर, ये सारे के सारे शामिल थे। हालांकि जो बरार है ये शामिल नहीं था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बरार। 19th प्रश्न है, विच ऑफ दीज टेम्पल्स वर बिल्ड बाय कृष्णदेव राय एट विजयनगर? इनमें से कौन से मंदिरों का निर्माण विजयनगर में कृष्णदेव राय द्वारा हुआ था? वरदराज मंदिर, पार्वती मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर और एकबरनाथ। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, मंदिरों के निर्माण के ऊपर है और ये पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। ये जो कृष्ण स्वामी मंदिर है ये कृष्णदेव राय ने कब बनाया था? ये इन्होंने 1513 में जब उड़ीसा पे विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में इस कृष्ण स्वामी मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने।
तो एक तो हो गया कृष्ण स्वामी मंदिर। इसके बाद इन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर भी बनवाया और 1000 राम स्वामी मंदिर बनवाया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 5, ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज का। व्हाट डज अमरन मेंट इन विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, सैनिकों को दिया गया अनुदान, विद्वानों और कवियों को दिया गया अनुदान, विधवा और निर्धन को दिया गया अनुदान। तो ये ग्रांट्स के ऊपर है, लैंड ग्रांट्स की बात कर रहा है। और अगर आपको पता हो, ब्राह्मणों को जो अनुदान दिया जाता है उसको क्या बोलते थे? उसको ब्रह्मदेय बोलते हैं। ब्रह्मदेय हो गया ये। और ये जो अमरम है, ये अमरम जिसको हम बोलते हैं, अमरम वो है जो सैनिकों को अनुदान दिया जाता है, और इसीलिए इनको बोला भी गया है अमर नायक। तो अमर नायक अमरम से ही निकला है और सैनिकों को दिया जाने वाला ये अनुदान है। तो ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। कुछ मैंने नए तत्वों को डालने की कोशिश की थी इसमें। और मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।